अनुच्छेद 4, 1 से 4 क्या है? भारत और उसका कार्यक्षेत्र, भाग 1 है, ठीक है। और हमने भाग 2 बताया, भाग 2 हमने आपको बताया नागरिकता, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। और भाग 3 हमने क्या बताया? भाग 3 हमने आपको बताया मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। भाग 4 हमने आप क्या बताने जा रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे भारत के नीति निर्देशक तत्व। भारत के नीति निर्देशक तत्व क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्व कहाँ कहाँ लागू होते हैं। अनुच्छेद 38 में बताया गया है राज्य लोक कल्याण की आवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में बताया गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति या तत्व क्या क्या हैं। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। फ्रेंड्स, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता एक प्रकार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत से एग्जाम में आ गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 39 का के तहत, ठीक है। आगे आप देखेंगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 39 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। इसका मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने ग्राम पंचायतों के स्तर पर बहुत सारा काम किया था। इसके लिए मूल संविधान में अनुच्छेद 40 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और न्यायोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, जिसमें आपने देखा होगा जननी कल्याण योजना और कन्या समृद्धि योजना और विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजनाएं होती हैं इस डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए होती हैं। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आपने देखा होगा कि मनरेगा चालू किया गया है तथा राज्य स्तर या उद्योगों के स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है सरकार द्वारा। इस प्रकार से अनुच्छेद 43 अपना महत्व रखता है। अनुच्छेद 43 का जैसे का के संबंध में आप देख रहे हैं उद्योगों में प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकार किस प्रकार से भाग लेते हैं। अब अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में क्या है? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आपने अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार जो है उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है, जो इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की आवृत्ति के लिए सरकार अपनी तरफ से नियोजन व विभिन्न प्रकार के अधिनियम व नियम बना सकता है, ये अनुच्छेद 46 में लिखा गया है। अनुच्छेद 47 में लिखा गया है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का क्या कर्तव्य होगा, ये अनुच्छेद 47 में बताया गया है। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन किस प्रकार से होगा, और अनुच्छेद 48 का में बताया गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इस कारण भी है क्योंकि ये पिछले IAS एग्जाम में ये आ चुका है। देखिए और 48 का फिर से देखिए पर्यावरण संरक्षण, इसमें आया था कि किस डीपीएसपी में या किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान है, तो अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व तथा स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये एक सिद्धांत है फ्रेंड्स, ये सिद्धांत पूरा का पूरा संविधान पर आधारित है। अगर ये ना रहे तो पूरा का पूरा संविधान या मूल जो कर्तव्य जो हैं भारत के या मूल अधिकार जो हैं वो एकदम से व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि कार्यपालिका ना तो न्यायपालिका में कोई दखल दे सकता है, ना तो न्यायपालिका कार्यपालिका पर कोई प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार से ये दोनों आपस में चलते रहते हैं, लेकिन एक प्रकार से ये एक दूसरे के प्रभाव में आते ही रहते हैं, चाहे जैसा हो, चाहे जजों की नियुक्ति हो, चाहे जजों से संबंधित कोई कानून या नियम हो, कुछ भी हो, वो संसद ही पारित करती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 51 राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में आवृत्ति, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद। इस प्रकार से हमारा भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहीं समाप्त होते हैं। फिर भाग 4 का, जिसमें आपको क्या आएगा, मूल कर्तव्य,
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के में शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य, इसको हम एक अच्छी वीडियो और अलग से बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया और डिटेल में एक एक आर्टिकल हम आपको समझाएंगे कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा, और एक एक अच्छी ट्रिक बताएंगे आपको। अब पार्ट 5, हमारी अच्छी ट्रिक, हमारा वीडियो की क्वालिटी इस पर निर्भर करेगा कि आप कितना अच्छा इन वीडियो पर रिस्पांस देते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना कमेंट करते हैं, तथा कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम क्वालिटी को और अच्छी तरीके से सुधारते जाएंगे। अब भाग 5 क्या है? संघ। भाग 5 क्या है? संघ का मतलब द यूनियन, जिसमें अध्याय 1 है कार्यपालिका। चलो ठीक है, अब हम कार्यपालिका देखते हैं। कार्यपालिका में क्या कौन कौन से आते हैं? कार्यपालिका में तीन व्यक्ति आते हैं। जैसे 3 व्यक्ति या 3 संस्थाएं, कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें आता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 चीज़ कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 क्या है? भारत का राष्ट्रपति। इसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। इसका मतलब यही हुआ कि राष्ट्रपति का पद भी कभी खाली नहीं रहेगा। तो भारत एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। जैसे आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव द्वारा निर्धारित होता है। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होगी? राष्ट्रपति के अंदर नियुक्ति होगी। और इसका प्रयोग कैसे करेगा? इसका प्रयोग वो करेगा मंत्रिमंडल की सहायता से। मंत्रिमंडल की सहायता या मंत्रिमंडल की सलाह पर ये अपनी पूरी शक्तियों का या कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग करेगा। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी? राष्ट्रपति की पदावधि आप जानते हैं 5 साल की होगी। अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की क्या पात्रता होगी? अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या अर्हताएँ हैं? अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं? आप तो शर्तें जानते हैं, जैसे कि 50 सदस्यों का शपथ पत्र चाहिए जो कि उसमें वोट दे सकें। उसके लिए लोकसभा के सीटों पर निर्वाचित होने के लिए जो जो योग्यताएं होनी चाहिए वो सब होंगी। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाएगा? जैसा कि आप जानते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की क्या क्या प्रक्रिया है? ये कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 61 में लिखा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या क्या प्रक्रिया होगी? अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की क्या पदावधि होगी? अब ये भारत का राष्ट्रपति खत्म हो गया है। भारत का राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 62 तक खत्म होता है। और अनुच्छेद 61 पर क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। चलो ठीक है, अब अनुच्छेद 63 देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति। इसका मतलब ये है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थित में राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनकी कृत्यों का निर्वहन। इसका मतलब अगर राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो असक्षम हो जाता है, पागल हो जाता है, या किसी प्रकार से अन्य कोई परेशानी आ जाती है, इस स्थिति में, या राष्ट्रपति कहीं विदेश चला जाता है, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ये अनुच्छेद 66 में बताया गया है। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी? अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की क्या पदावधि होगी? अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की क्या पदावधि होगी? अनुच्छेद 69,
उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किस प्रकार से किया जाएगा, यह अनुच्छेद 70 में दिया गया है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त क्या कौन कौन से विषय होंगे। अनुच्छेद 72 क्षमा की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया था अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति है, और अनुच्छेद 61 है क्या, राष्ट्रपति महाभियोग। और अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की क्षमा, कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति। निलंबन का क्या मतलब है, उसको सस्पेंड करना, ठीक है। परिहार का क्या मतलब है, उसको रोकना, और लघुकरण का क्या मतलब है, उसको कम करना, ठीक है। अनुच्छेद 73 क्या है, अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इस प्रकार से खत्म होता है क्या, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 तक है, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम बात करेंगे। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में है भारत का एक मंत्रिपरिषद होगा, और वो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व कौन करेगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति के सलाह पर मंत्रिपरिषद को, या प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। कौन भंग करेगा, राष्ट्रपति करेगा अध्यादेश के द्वारा। और जब मंत्रिपरिषद काम में नहीं रहेगा या प्रभाव में नहीं रहेगा, या जब तक दूसरी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं कर लिया जाता है, तब तक पिछली मंत्रिपरिषद अपने कार्यों को अच्छी तरीके से निर्वाह करेगा। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। भारत का महान्यायवादी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द जनरल अटॉर्नी ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, ये EPFO एग्जाम में बराबर आता है, ठीक है। सरकारी कार्य का संचालन, फ्रेंड्स, सरकारी कार्य का संचालन। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 77 से हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो पार्ट 3 हमारे लिए हम लाने वाले हैं आपको। पार्ट 3 हम कल शाम को आपको लोड कर देंगे, और हमने आपको पार्ट 1 और ये पार्ट 2 आज हम इसको अपलोड कर देंगे, और पार्ट 3 हम कल अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो हमारे एक्सपर्ट द्वारा हम आपके लिए लाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो टीचर हैं बहुत ही एक्सपर्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही कम से कम 10 साल का तो एक के पास अनुभव जरूर होगा। धीरे धीरे हम इस चीज़ को और भी अच्छी बढ़ाएंगे। हम आपको डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे आपके लिए। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा फिनेंशियल कंडीशन हमारे इंस्टीट्यूशन की सही नहीं है, हम धीरे धीरे इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए धन्यवाद।